स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे पास है कूलम्स लॉ। देखो कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होता है। सबसे पहली बात, ये कूलम्स लॉ जो है ये हमारे पास फोर्स कैलकुलेट करता है बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हो उनके बीच में फोर्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है। और वो चार्जेस कैसे होने चाहिए? एट रेस्ट। दिस इज इट्स एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है इसकी कि कूलम्स लॉ जो है वो यूज़ किया जाता है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए दो चार्जेस के बीच में जो किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं, ठीक है। अब ये जो कूलम लॉ है हमारे पास, पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस हम मैंने यहाँ पर बोला, मैंने पॉइंट चार्ज किसको बोलते होंगे। देखिए पॉइंट चार्ज क्या होता है हमारे पास। मान लो ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। इनके बीच में मान लो डिस्टेंस है हमारे पास R। आपको पता है अगर इसका साइज, इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल साइज़ क्या हो, स्मॉल हो इनका साइज़, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, इसका जो साइज़ है इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसके कंपैरिजन में बिल्कुल स्मॉल हो इसका साइज़, तो हम इन दो चार्जेस को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस। आगे देखिए इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसकी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। देखो दो चार्जेस मैंने लिए हैं, उनके बीच में जाहिर सी बात है या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। इनके बीच में ये तो बात तय है कि हमारे पास या तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। Two point charges at rest directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। आइए हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by the distance R। Then according to this statement F will be directly proportional to the Q1 Q2 upon Q1 Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। ये हमारे पास कूलम्स लॉ ने कहा है कि भाई चार्जेस के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट के, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, ठीक है। तो इनको दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो हमारे पास बनेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर कूलम लॉ। जहाँ तक हमने क्या किया इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास इसके आगे चलेंगे। देखो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। हमारे पास फिजिक्स में एक परंपरा होती है कि हम क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लगाते हैं हम? एक कांस्टेंट के। तो इस केस में हम कांस्टेंट ले लेंगे के और Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम ये जो के है ना, के, इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इट्स नेम इज कूलम्स कांस्टेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ हम इसको बोलेंगे और हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इसका ये नाम होगा, यहाँ या तो उसका नाम होगा कूलम्स कांस्टेंट या तो उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये जो के है ना, के, ये हमारे पास दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो करता है मीडियम पे कि हम इसको कौन से मीडियम में ले रहे हैं। देखो अगर मुझे दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स लिखनी है तो मीडियम में वो अलग, मतलब हमारे पास एयर में अलग आएगी, ऑयल में अलग आएगी, वाटर में अलग आएगी, अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगी ये कूलम फोर्स। इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो के है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा ये करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब ये होगा, तो भाई इसमें CGS सिस्टम और SI सिस्टम होगा ना जो, उसमें भी इनकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ आ रही है मेरी बात? के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी। तो आइए हम आगे एक्सप्लेन ये करेंगे कि इसकी जो वैल्यू जो है अलग अलग सिस्टम या मीडियम में क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से मीडियम की? वैक्यूम। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम की बात करते हैं और सिस्टम कौन सा ले लेंगे हम?
सिस्टम ले लेंगे हम SI सिस्टम, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ SI सिस्टम में हमारे पास K की वैल्यू होती है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री, देखो एक्चुअली में हम इसको परमिटिविटी नहीं, इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट। ओके, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है। और हमारे पास इसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास कितनी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, न्यूटन इनवर्स, और यहाँ पर आएगा कूलम स्क्वायर और मीटर -2, ये इसका क्या होता है यूनिट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है इतनी 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर और मीटर -2, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास वैक्यूम में के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की अपनी एक वैल्यू होती है, वो जो मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके सामने। एक और बात बताता हूँ, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है। देखो हमने दो चार्जेस को लिया, देखो हम इसको आगे पढ़ते हैं थोड़ा। देखो हमने अभी बताया आपको कि हमारे पास दो चार्जेस ले लेते हैं Q1 और Q2, ठीक है, R। इसको इनको हमने किसी मीडियम में रखा हुआ है। देखो मीडियम क्या करता है पता है, मीडियम कुछ ना कुछ, मीडियम में जब हम इसको रखेंगे तो मीडियम क्या करता है, इन चार्जेस को अलो करता है कि ये एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकते हैं। उस मीडियम की प्रेजेंस में, इनके बीच में जो भी मीडियम होता है, वो उस मीडियम की प्रेजेंस में ये दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगा सकते हैं, वो ही परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो सकती है, ठीक है। परमिटिविटी मीन्स परमिशन दी जाती है एक मीडियम के द्वारा कि दो चार्जेस इतनी फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे, आप ये समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी भी बताया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि के हमारे पास होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और हमारे पास इसमें लिखेंगे 8.854 इंटू 10⁻54 इंटू 10⁻⁻12। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू निकलती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इतनी निकलती है हमारे पास, किस में, हमारे पास SI सिस्टम में 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू निकल गई 9 इंटू 10⁻9। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वैक्यूम में हमारे पास के की वैल्यू आई है 9 इंटू 10⁻9, और अगर हम मुझे वैक्यूम में फोर्स लिखनी हो, क्या लिखनी हो, फोर्स, कूलम फोर्स लिखनी हो, वो हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमने लिखा था कि हमारे पास कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है Q1/R²। तो क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास आई है 9 इंटू 10⁻9, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2/R²। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स होगी, कौन से मीडियम में, वैक्यूम में होगी एक्चुअली आपके पास, ठीक है, वैक्यूम या एयर में, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया भाई, इतनी फोर्स होती है इसमें। अब हम पढ़ेंगे कि मीडियम में, कोई मीडियम ले लो, दूसरा मीडियम ले लो, SI सिस्टम में मीडियम में, ठीक है, मीडियम ले लो और SI सिस्टम लो। अब मीडियम का मतलब है कि एयर और वैक्यूम को छोड़कर कोई भी मीडियम ले लें, ऑयल ले लें, वाटर ले लें, उनमें हमने दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। उस केस में जो के होगा ना, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
हम ये कह सकते हैं कि मीडियम में रखा होगा ऑयल या वाटर में दो चार्जेस रखे हुए हैं, वो जो मीडियम है आपके पास ऑयल या वाटर, वो कितनी फोर्स लगने दे रहा है दो चार्जेस के बीच में, वही परमिटिविटी होती है मीडियम की, ठीक है। तो देखो ये एप्सिलॉन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास थोड़ा और हम आगे चलेंगे, देखिए। तो हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया के की वैल्यू हमारे पास मीडियम में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अगर हम मुझे कूलम फोर्स लिखनी हो किसी मीडियम में, सपोज दिस इज एम, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ, देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन, हमारे पास ये जो होता है ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और हमारे पास परमिटिविटी ऑफ किसकी, वैक्यूम की, इनके बीच में एक रिलेशन होता है और इस रिलेशन को कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम क्या करें, ये जो ई है एप्सिलॉन है, इसको हम वैक्यूम जो होता है उसकी परमिटिविटी के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास एक नई टर्म निकलती है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ई एप्सिलॉन की यहाँ से वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन इंटू ई आर। तो इधर देखो ध्यान से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एफ मीडियम में क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ई की जगह क्या लिखेंगे हम, ई की जगह लिखेंगे एक्चुअली एप्सिलॉन ई आर, तो लिखेंगे एप्सिलॉन मीन्स एप्सिलॉन आर, ठीक है। जिसको मैं ई बोल रहा हूँ एक्चुअली में एप्सिलॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे इसको Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास जो के की वैल्यू वैक्यूम में एसआई सिस्टम में और मीडियम में भी एसआई सिस्टम में। इज इट क्लियर? ओके, अब हम उसके बाद पढ़ेंगे, देखो ध्यान से आगे इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो अब हम ले लेंगे सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम ले लेंगे, सीजीएस सिस्टम। देखिए सीजीएस सिस्टम में कितनी वैल्यू होती है इसकी, इन सीजीएस सिस्टम, और हम ले लेंगे कौन सा मीडियम, इन वैक्यूम। अगर हम सीजीएस सिस्टम में वैक्यूम ले लें तो हमारे पास के की वैल्यू पता कितनी होती है, वो होती है हमारे पास के इक्वल टू 1 होती है हमारे पास, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी, 1, ओके। और वैक्यूम के लिए बोल रहा हूँ के की वैल्यू होगी 1, तो इसलिए हमारे पास जो कूलम फोर्स अगर मुझे वैक्यूम में लिखनी है, फिर मैं उसको लिखूंगा कि 1/Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई किसमें, सीजीएस सिस्टम में वैक्यूम में हमारे पास के की वैल्यू 1 है, तो कूलम फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू 1/Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम किसकी बात करें, हम इन मीडियम की बात करें, अगर हम मीडियम की बात करें तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आएगी, इन मीडियम में सीजीएस सिस्टम में, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। देखो मीडियम में ले लें और हम इसको ले लें सीजीएस सिस्टम में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है कितनी, तो हमारे पास के होता है हमारे पास 1/एप्सिलॉन आर के इक्वल। समझ आई मेरी बात? तो इसलिए हमारे पास मीडियम में सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो कूलम फोर्स आएगा वो आएगा 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो ये था हमारे पास कूलम लॉ इन स्केलर फॉर्म। होप है कि आपको समझ आया होगा। अगली बार हम इसकी वेक्टर फॉर्म करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे।